नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में आपको बता दें कि 8 से 9 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। नीट छात्रा की मौत 11 जनवरी को हुई थी और आज तारीख है 19 जनवरी। इसके बावजूद अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। एसआईटी जांच के 3 दिन हो चुके हैं और हमारे साथ इन सभी चीजों को लेकर बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए, 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है एसआईटी जांच का और दिन लगभग खत्म हो चुका है। देखिए अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि 3 दिन हुए एसआईटी जांच के और आप कह रहे हैं इतने दिन हो गए मौत एक के। सप्ताह से अधिक ठीक दिन है, हो गए। मैं मानता हूं कि घटना प्रतिवेदित होने की यदि यौन हिंसा हुई है, जिस बात के स्पष्ट संकेत हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गवाही दी है, 14 दिनों से अधिक हो गए। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि 6 जनवरी को वह अस्पताल पहुंची। अस्पताल में इलाज कैसे हुआ, अस्पताल में इलाज बेहतर हुआ नहीं हुआ, घटिया हुआ, किसने प्रभावित किया, किसने प्रभाव डाला, यह तमाम बातें हैं। तो 14 दिन हो गए और देखिए एसआईटी ने काम करना शुरू किया है और जांच का दायरा बढ़ गया है। जांच सिर्फ पटना तक सिमटी नहीं है, लड़की जहानाबाद से आती है, जांच जहानाबाद तक पहुंच गई है। और देखिए बलात्कार के मामले जो होते हैं ना, वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों की जब विवेचना मैं करता हूं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, हमने कल ही देखा, देखिए अपराध की रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग नहीं है। जिसे अपराध और अपराध की प्रकृति की समझ है, वह ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी विवेचना कर सकता है। यह पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं है, यह बाइट कलेक्शन नहीं है। लोग चिल्ला चिल्ली की भाषा में, देखिए हमने इस मामले में कई दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, देखिए इस बात को आपको समझना होगा, किसी को भी बलात्कार पीड़िता कह देना या किसी को भी बलात्कारी कह देना ठीक बात नहीं है, जब तक सबूत न मिल जाए। लोग चिल्ला चिल्ला कर कभी इसका नाम कभी उसका नाम, हो सकता है उनके बीच से ही कोई दुष्कर्मी निकले, उनके बीच से ही कोई मुंह काला करने वाला निकले, लेकिन जो नहीं निकलेगा, जो नहीं निकलेगा उसके दामन का क्या हुआ, उसकी पहचान को आपने किस तरीके से आपने उसकी पहचान बिगाड़ दी। और देखिए मुझे आश्चर्य होता है अभिषेक जी कि कई लोग तो, देखिए रिपोर्टिंग गाइडलाइंस की जानकारी लोगों को नहीं है। कई लोग खुले तौर पर उस लड़की का नाम ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मनाही कर रखी है। हमने देखा भारत सरकार के एक पूर्व मंत्री, बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लड़की का नाम खोल दिया। यह जघन्य है। और हमने आपको कहा देखिए अब जांच, देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस ने जो शुरुआती लापरवाही की, इसके बाद जब प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे थे हाँ उससे पहले। पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचे, बंद होती फाइल खुली और इसका शोर बढ़ा। तो आपको यह भी समझना होगा कि हर किसी व्यक्ति से पूछताछ का मतलब नहीं है कि वह गिरफ्तार कर लिया गया है। हर किसी व्यक्ति से पूछताछ का मतलब यह नहीं है कि वह इस दुष्कर्म में शामिल है। बात इंसाफ की होनी चाहिए। देखिए दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, यह सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। तो अब तक देखिए आपने फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल है ना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, हाँ, उसका मुआयना किया है। एक से अधिक दरवाजे मिले हैं, 3 दरवाजे, 3 दरवाजे मिले हैं। तीसरे दरवाजे पर हाँ कोई सीसीटीवी नहीं। हाँ, तीसरे दरवाजे पर सीसीटीवी नहीं है, वहां आना जाना। और एसआईटी ने भी जांच की है, पारसनाथ गए, इसके साथ ही देखिए पटना के आईजी जितेंद्र राणा गए। और फिर यह कहा जा रहा है कि जो लड़की 5 जनवरी को आई है, 6 जनवरी को बेहोशी की अवस्था में मिली, क्या 26 दिसंबर को जब वह पटना से जहानाबाद गई थी और 5 जनवरी को जब आई है, क्या इस बीच जहानाबाद में भी कुछ हुआ है?
हमने कई रिपोर्टर्स को देखे जिन्होंने इसके नाम उसके नाम, कभी इनके नाम ले लिए, कभी उनके नाम ले लिए। अभी वह करने की जरूरत नहीं, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए, रेप के केसेस में और अपहरण के केसेस में रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। आप सोचिए कि बलात्कार, यदि वह लड़की जीवित होती तो वह किस मानसिक अवसाद में चली जाती, जिंदगी भर क्या धब्बा लगा होता। दिल्ली का निर्भया कांड, क्या असली नाम निर्भया था? नहीं था। हाँ नहीं था। हाँ, लेकिन बिहार के लोग इस लड़की का असली नाम भी बता रहे हैं। और देखिए, जांच पहुंची है जहानाबाद। कहा जा रहा है कि अपने भी हो सकते हैं। देखिए, हमने कहा कोई भी हो सकता है, लेकिन अब जबकि एसआईटी जांच कर रही है, मामला हॉस्टल के भीतर निकले, मामला हॉस्टल के बाहर निकले, पटना में निकले, जहानाबाद में निकले, अपना निकले, पराया निकले। देखिए, जो आरोप है, जो दुष्कर्म है, उसे प्रमाणित करना होगा, उसे प्रमाणित करना होगा। यदि हम यह मानते हैं कि हॉस्टल के भीतर हुआ तो इसके प्रमाण तलाशने होंगे। देखिए, एम्स और डीएनए की बात हो रही है। डीएनए किससे मिलान किया जाएगा, यह भी एक सवाल पैदा होता है। ठीक है ना, लड़की का डीएनए मिलेगा, लेकिन यदि आरोपी है तो आरोपी कौन है? कल रात में हमने सुना कि हाँ, ये। अरे भाई, देखिए, यदि मान लीजिए जहानाबाद से ही जुड़ा मसला है, मैं कह रहा हूं जहानाबाद से ही जुड़ा मसला है, परिवार वाले थोड़ा कम बोलने लगे। अब यह भी बात आने लगी कि हॉस्पिटल में यह कहा जा रहा था घर का मामला है, ये है, वो है। लेकिन दो तीन चीजों का ध्यान देना होगा कि लड़की को बाद में मेदांता में भी रेफर किया गया है। मेदांता ले जाया गया, रेफर नहीं किया गया है, ले जाया गया है। तो परिवार वालों ने लड़की की जान बचाने की कोशिश की है। यहां इलाज सही नहीं हो रहा था और डॉक्टर सतीश से लंबी पूछताछ हुई है। तो मान लीजिए कि जहानाबाद में ही हमने कहा, या मान लीजिए पटना में ही, तो लड़की के साथ यदि दुष्कर्म हुआ तो वह कोई कहां हुआ, कहां हुआ? तो सबसे पहले जो भी आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, जो भी आपको पदस्थ मिल रहे हैं, चाहे वह मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो, मोबाइल व्हाट्सएप का चैट हो, चाहे डायरी हो, और जिस पर आप शक और शुबहा कर रहे हैं, ठीक है, यह बातचीत सामान्य नहीं होगी। और यह संबंध जिस तरीके से लड़की ने, यदि मान लीजिए कि जहानाबाद में कुछ हुआ या पटना में कुछ हुआ, उसके बाद उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, या फिर उसके साथ जबरदस्ती हुई तभी वह बेहोश हो गई, तो यदि हॉस्टल के भीतर हुआ तो ठीक है, प्लेस ऑफ अकरेंस वो हो गया। लेकिन हम क्यों कहें कि हॉस्टल के भीतर ही हुआ? क्योंकि जांच जहानाबाद तक पहुंची है। अब जहानाबाद तक पहुंची है तो अपना है, पराया है। देखिए, पुलिस को क्या करना होगा, यदि पहचान हो जाती है तो लड़की उसके साथ कहां गई, कहीं तो गई होगी, कहीं तो गई होगी। वह कौन सा मकान होगा, वह कौन सा लॉज होगा, वह अपना मकान होगा आरोपी का कि दूसरे का मकान होगा, दोस्त का मकान होगा? और यदि वह लड़की उस घर तक पहुंची है तो उस रास्ते में सीसीटीवी होंगे। बिहार का शायद ही कोई शहर है जहां सीसीटीवी सड़कों पर नहीं लगे हैं। तो जिस वक्त की बात होगी, सीसीटीवी की गवाही होगी। फिर यदि मकान या लॉज, होटल, उसकी पहचान कर ली जाती है तो वहां रहने वाले अन्य लोग भी होंगे। बंद कमरा होगा, खुला कमरा होगा। वहां दुष्कर्म के पहले और दुष्कर्म के बाद की अवस्था को पढ़ना होगा। वहां बिस्तर का क्या हुआ, वहां के बाथरूम की स्थिति क्या थी, और वहां रहने वाले लोग, यदि कोई जगह ऐसी है जो पब्लिक प्लेस है, जिसे हम होटल भी कह सकते हैं, होटल में कोई भी जाता है, लॉज है, कोई भी जाता है, तो वहां रहने वाले लोग साथ में क्या इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह लड़की साथ में ये जिस पर शक और शुबहा है? तो जो उम्मीद हम लोग यह कर रहे हैं कि 24 घंटे 48 घंटे में, देखिए, जैसे ही पुलिस लाएगी, हमारे और आप जैसे रिपोर्टर तमाम सवाल पूछेंगे कि कहा गया कि हाँ इसने किया, इसने कहां किया, कब किया, कैसे किया, कैसे वहां तक पहुंची लड़की, पहले क्या बातचीत हुई थी, डायरी में क्या बातें लिखी हुई है। और देखिए, अभी
इस बात को भी समझिए कि अब तक इसकी जानकारी है कि लड़की इतने दिनों से यहां रह रही थी, तो लड़की कहां पढ़ने को जाती थी? यह तो हम और आप कह रहे हैं कि वह नीट की तैयारी कर रही थी, वह पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। हम्म हम्म और तो फिर कोचिंग कहां कर रही थी? उसके मेंटर कौन कौन थे? परिवार के सदस्यों पर जब शक जाता है, फिर हम कह रहे हैं, देखिए, ये एक ऐसा सेंसिटिव और इतना घृणित अपराध है जिसमें चाहे आरोपी हो चाहे पीड़िता हो, उसके बारे में एक सीमा से जाकर यदि आप बोल देंगे और वह बात गलत निकलेगी, तो वह बात जो है ना, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है। तो एसआईटी जितेंद्र राणा हो चाहे पारसनाथ हो, जहानाबाद भी पहुंची है। जहानाबाद में कई लोगों से पूछताछ हुई, और पूछताछ का मतलब देखिए, आज लोग कह रहे थे कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। तो इसका आशय यह है कि यदि लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हुई है, तो पूछताछ वहां तक नहीं पहुंची है जो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए अंतिम कड़ी तक पहुंचती है। ठीक है ना? यह भी आप जानते हैं कि आजकल के जमाने में कब ब्रेकअप हो जाता है, कब पैचअप हो जाता है, एक की दोस्ती कई से होती है, और फिर आपस में भी। लेकिन हाँ, इसमें क्या है? इसमें यह है कि लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है। लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फाइटिंग दिखी, खरोच दिखाई पड़े, ठीक है ना, शरीर पर। और उसने इस बात को भी प्रमाणित किया कि ये जख्म जो है या जो पेनिट्रेशन है, ठीक है ना, वह बहुत पुराना नहीं है। ठीक है ना? तो अब अंतिम कड़ी, पहली कड़ी से शक पर हमने ए से पूछा, ए ने बी के बारे में बताया, बी ने सी के बारे में बताया। तो क्या सी ने ए को ही पहचाना, बी ने ए को ही पहचाना? और यदि सी और बी ने ए को ही पहचाना, तो ए ने इस घटना को कारित कहां किया? तमाम सवाल। हाँ, ए ने इस घटना को कारित कहां किया? क्योंकि इस घटना में जो घटना घटी है, गंदी घटना है, उसमें पीओ का, प्लेस ऑफ अकरेंस, जहां दुष्कर्म हुआ है, जहां लड़की के साथ जबरिया मुंह काला किया गया है, लड़की के साथ जबरिया मुंह काला किया गया, तो जो मुंह काला करने वाला है, क्या उसे भरोसे में साथ ले गया था? लड़की को इस बात का विश्वास नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि फाइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो क्या लड़की भरोसे में चली गई और फिर भरोसे में उसके साथ ऐसा व्यवहार हो गया? तमाम सवाल। हाँ, तमाम सवाल है। क्या तब भी लड़की को कुछ नशीले पदार्थ खिलाए गए थे? और बड़ा सवाल यह भी है कि यदि लड़की ने नींद की गोलियां या जहर की गोलियां खाई, तो क्या कहा गया कि पटना आई है, पटना जंक्शन से वो हॉस्टल गई है। तो फिर उसने नींद की गोलियां कहां ली? नींद की गोलियां यदि हम और आप भी किसी दुकानदार से मांगने जाएंगे, तो वह बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देगा। और यह मान भी लीजिए कि एक गोली, दो गोली यदि किसी ने दे भी दी, तो 10 गोलियां और 20 गोलियां तो नहीं देगा। और 10 गोली और 20 गोली, देखिए, एक गोली और दो गोली असर नहीं करती है। तो इसलिए कड़ियों को जोड़ने में वक्त लगेगा। कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी के साथ साथ घटना स्थल की पहचान, घटना स्थल प्राइवेट है, घटना स्थल लॉज है, यदि प्राइवेट है तो घर है, वह घर क्या एबंडन था, वह घर में, उस घर में कोई और नहीं रहता था, और जो दुष्कर्मी है उससे इस लड़की की पहचान पहले क्या रही है, या फिर वह सीधे हमलावर है। यदि सीधे हमलावर होता, देखिए एक बात और है कि ठीक है, फाइटिंग दिखाई पड़ रही है, आपको हॉस्टल में रहने वाली 2 या 3 लड़कियां भी मिली थी, दूसरे रिपोर्टर्स को भी मिली, लेकिन यह अब तक किसी ने नहीं कहा है कि हॉस्टल के भीतर कोई सुनाई पड़ा, या कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी है, चीखने चिल्लाने की आवाज, ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी है। तो इसे भी देखना होगा, सीसीटीवी। तो जांच पटना से जहानाबाद तक पहुंच गई है। 26 दिसंबर से 5 जनवरी का जो समय है, उसके दरमियान लड़की कहां गई, किनसे मिली, किनसे रात को बात करती थी, किनके साथ चैट करती थी। मोबाइल तो आजकल कुंडली है ना, सब कुछ खोल देता है, इसलिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पकड़ा जाना चाहिए, और जब तक पकड़ा न जाए तब तक इस मुद्दे पर लगातार बने रहना चाहिए। तो देखना होगा अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं, अपराध कहां हुआ, किस जगह पर हुआ, हॉस्टल में हुआ, बाहर निर्दोष हुआ, फंसे नहीं,
और दोषी बचे नहीं, ठीक है ना। और जिन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है, इलाज में लापरवाही की है, यदि इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की जान गई है तो डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और देखिए, इसलिए भी यह मामला पेचीदा है कि मनीष कुमार रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने अब तक यह कहने का साहस नहीं किया है कि वह इस दुष्कर्म में शामिल है। यह कहने के लिए भी एविडेंस चाहिए। चाहे हम नीलम अग्रवाल की बात कर लें या नीतू ठाकुर की बात कर लें या किसी की बात कर लें, हम किसी को आज भी अब भी नीलम अग्रवाल हॉस्टल की संचालिका हैं, वार्डन हैं, वहां अन्य लोग होंगे, हाँ अन्य लोग होंगे। तो देखना होगा इस पूरे जी। प्रकरण में कब तक अपराधी गिरफ्तार होते हैं, कब तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है। जब तक पुलिस पकड़ेगी नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लाइव सिटीज इस मुहिम को चलाता रहेगा और आगे भी हम इस पूरे मामले का अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।